नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। देखो, जून मंथ की जो आपकी मैगजीन वो अभी आ चुकी है हिंदी में, तो हम लोग जो कि अब जून मंथ का जो मैगजीन वो कवर करेंगे। इस बार का जो मैगजीन की खास बात है, इकॉनमी की काफ़ी सारे जो कि कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी और सभी कंटेंट आपके थोड़े कम हैं, ठीक है। तो जैसे पॉलिटी में देखो, विधि का शासन और सिटीजन चार्टर, ये दो ही टॉपिक है। तो हम लोग आज पॉलिटी से ही शुरू करेंगे। बाकी एक नज़र आप देख लो कि मैगजीन में क्या क्या है। देखो, इकॉनमी में बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको कवर करने में 3 दिन से 4 दिन लग जाएगा। बाकी सब टॉपिक कम है, तो वो सब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इस मंथ का मैगजीन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखने को मिले, कई सारे टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि क्या है आपका विधि का शासन, राइट। देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है आपका विधि का शासन, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बताया जाए जो आपका विधि का शासन है, ये सुर्खियों में क्यों है। तो बोला जाए कि हाल ही में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने विधि के शासन पर एक व्याख्यान दिया तथा उन्होंने इसका समर्थन करते हुए कहा कि विधि के शासन और कुछ नहीं बल्कि मनुष्यों की सभ्यता का इतिहास है। यानी यहाँ पे देखो एक आपको अच्छा कोट मिल गया, कभी एसए वगैरह में ऐसा कुछ आता है रूल ऑफ लॉ के बारे में, यानी विधि के शासन के बारे में। तो आप इस जो सुप्रीम कोर्ट की ये बात है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि का शासन मनुष्यों की सभ्यता का इतिहास है, इसका कहने का मतलब कि एक सभ्य समाज का इतिहास है। सभ्य समाज में विधि का शासन हमको हमेशा से देखने को मिला है। यही बात सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह का जो ये कोटेशन है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आप इसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, आपको इससे एथिक्स वगैरह में पेपर में खासकर जो कि काम आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे विधि का जो शासन है उसको यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो AB डाइसी है, इनके अनुसार बताया जा रहा है जो विधि का शासन आपका क्या है। तो जो विधि का शासन है, इसमें क्या होता है, विधि की प्रभुता होती है, यानी विधि ही सब कुछ है, विधि ही सर्वोच्च है। और इसमें देखो बोला जाए कि जो स्वेच्छाचारी या व्यापक विवेकाधीन शक्तियों के अस्तित्व का अभाव होता है। स्वेच्छाचारी करने मतलब ऐसा नहीं कि जैसे राजतंत्र टाइप का, कि राजा की जो मर्जी है वो उसने वो काम कर दिया, भले वो उसने वो कानून बनाया हो या कानून का उल्लंघन करता हो, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो भी काम, विधि का शासन करने का मतलब सीधी सी बात है, एक लाइन में आप समझो कि जो भी काम होंगे, जो भी फैसले होंगे, किसी को अगर सजा वगैरह दी जाएगी तो वो सजा ये देखा जाएगा कि जो अगर लॉ बना है, जो भी लॉ बना है उसी के अनुरूप होना चाहिए। अगर उसने मान लो कि अगर कोई क्राइम किसी ने किया है, अगर उस संबंध में अब तक कोई लॉ नहीं बना है कि हाँ इस तरह की चीज़ें जो कि अपराध है और अभी तक इस पर कोई लॉ नहीं बना है, तो आप उस व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते। भले ही वो व्यक्ति ने भले ही किसी का नुकसान पहुँचाया हो, चाहे जो क्या हो, आप उसको सजा नहीं दी हो जब तक उस पर कानून ना बना हो। अगर कानून बन गया है तो जिस आधार पर कानून बना है, कानून जिस तरह से बोलता है कि इस तरह के दंड पे इस तरह का जो कि दंड देना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 साल का दंड का प्रावधान है तो आप 5 साल का सजा दे दो या फिर फांसी की सजा दे दो, नहीं। आप ये भी नहीं कर सकते, अगर 2 साल का सजा का प्रावधान है तो आप 2 ही साल का सजा दे सकते हो। तो यही आपका विधि का शासन है, यानी कहने का मतलब जो कुछ भी होगा वो विधि में जैसा लिखा है उसी के अनुरूप होगा। यहाँ पे देखो बोला जाए कि जो आपका विवेकाधीन शक्ति है उसका भी अभाव होता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मान लो जैसे कोई चीज़ आज देखने में हमको गलत लगती है। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे इसी बुक में, इसी मैगजीन में दिया है कि अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति है, ठीक है, रंग भेद की नीति हो सकता है किसी कंट्री में बोला जाए कि अफ्रीका, जैसे अमेरिका में पहले इस तरह का कानून बना था कि भेदभाव होगा अफ्रीकन लोगों से, वहाँ पर जो कि मतलब कि श्वेत को उच्च समझा जाएगा और अश्वेत को जो कि निम्न स्तर का समझा जाएगा। इसी आधार पर जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह बनाती थी, ठीक है। तो आप देखो ये एक तरह से देखो कि नैतिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गोरा काला रंग के आधार पर मनुष्य के बीच में जो कि भेदभाव किया जा रहा है। तो इसीलिए बोला कि ये जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो सकता था यहाँ पे, लेकिन देखो रूल तो ऐसा है कि अब भेदभाव होगा, इसी आधार पर जो कि पॉलिसी बनेगी, इसी आधार पर जो कि बेनिफिट बटेगा, बेनिफिट जो कि लाभार्थी को पहचान होगा, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रूल को फॉलो करना ही कंपलसरी हो जाएगा अगर विधि का वहाँ पे जो कि शासन है। तो भले वो भेदभाव हो तो वो जायज़ है अगर वो विधि के अनुसार हो रहा है। यानी कि अगर ऐसा कुछ भेदभाव है या किसी का नुकसान है, लेकिन अगर वो विधि के अनुसार है तो वो जायज़ है, भले वो देखने में गलत लगे लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही यहाँ पे विधि का शासन यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखो आपका विवेकाधीन शक्तियों का अभाव होता है। ऐसा नहीं कि कोई अगर सुप्रीम कोर्ट है अपने हिसाब से देख के कि चलो इसको कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो यानी जो विधि कहेगा वही उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे बोला जाए कि विधि के शासन में 3 सिद्धांत शामिल है। कौन कौन से मुख्य इसके सिद्धांत है कि विधि ही सर्वोच्च है, सर्वे सर्वा कौन है, विधि है। विधि के समक्ष सभी समान है, यानी कानून जो कि सबके लिए समान है, किसी में भेदभाव कानून करेगा नहीं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे उच्च वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का हो, इसमें कोई भेद नहीं करेगा कानून, ठीक है। तीसरी बात यहाँ बोला है कि विधिक भावना की प्रधानता, यानी कि
देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि संविधान विधिक न्यायालयों द्वारा परिभाषित और लागू किए गए व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है। यहाँ पे बताइए जो आपका जो संविधान है वो किस तरह का परिणाम है, जो व्यक्ति है, व्यक्ति के अधिकार जो है और जिसको जो कि जुडिशरी इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसी का जो कि परिणाम है आपका संविधान। यानी कहने का मतलब आपका विधिक भावना, आपको कोई भी लॉ वगैरह अगर लाएंगे, कोई भी चीज़ लाएंगे गवर्नमेंट वगैरह, तो उसमें जो लॉ होगा उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो चीज़। तो ये इसके 3 प्रमुख सिद्धांत यहाँ पे जो बताए जा रहे हैं। अब देखो जो आपका विधि का शासन है, ऐसा नहीं ये आज का है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। जैसे देखो जो प्राचीन समय में जो आपका सबसे पहला डेमोक्रेसी रोम में आया था, तो वहाँ पे भी आपका विधि का शासन जो कि स्थापित किया गया था। और देखो कुछ दार्शनिक जैसे हॉब्स है, जॉन लॉक है, रूसो है, ये भी इस चीज़ का समर्थन करते थे, इसको प्रचार प्रसार करते थे कि हाँ विधि का शासन होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा और ज़्यादा इतिहास में जाओ, भारतीय दार्शनिक के हिसाब से देखो, जो चाणक्य वो भी विधि के शासन का समर्थन करते थे। यानी ये भी कहते थे कि जो राज्य का शासन होना चाहिए वो भी किसी के आधार पर होना चाहिए, विधि के शासन यानी विधि के आधार पर ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है विधि का शासन, और एक आता है विधि द्वारा शासन। अब दोनों में देखो कुछ अंतर है, तो उसी अंतर को यहाँ पे बताया जा रहा है कि विधि का शासन क्या है हमने देख लिया, अब विधि द्वारा शासन क्या है। तो चलो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसको संक्षेप में। यहाँ पे बताया जा रहा है, संक्षेप में विधि के शासन का तात्पर्य राज्य के सर्वोच्च विधि निर्माता प्राधिकरण द्वारा शक्तियों के असीमित प्रयोग को नियंत्रित करना है। कहने का मतलब जो विधि का शासन होगा, तो इसमें क्या होगा, जो लॉ बनाता है यानी जो आपकी विधायिका है, अगर वो जो लॉ बनाती है उस पर भी नियंत्रण है। ऐसा नहीं कि वो मतलब कि ऐसा नहीं कि जो कि मनमाना जो कि काम करेंगे, उनको विधि के अनुसार ही काम करना होगा। कोई लॉ लाना पड़ेगा, कोई या कुछ स्कीम वगैरह ला रहे हैं या कुछ जो कि योजना वगैरह ला रहे हैं, तो लॉ के अकॉर्डिंग होगा। या किसी को दंड देने का प्रावधान करे तो लॉ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जो हमारा संविधान है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि संविधान हमारी सबसे बड़ी सर्वोच्च मानी जाती है भारत में, और वही विधि का पूरी एक तरह से कह लो विधि की पूरी पुस्तक है। तो संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, भले वो चाहे विधि निर्माता ही क्यों ना, वो इसी अनुसार जो कि विधि बनाएंगे जो कि संविधान के अनुसार हो। तो इसी बात को बोला जाए कि यहाँ पे जो आपका जो विधि निर्माता या जो आपके प्राधिकरण है, अधिकारी वगैरह हैं, उनके असीमित शक्तियों को ये नियंत्रित करता है। आपका कौन, विधि के शासन। यानी ये अपने मनमाना काम नहीं कर सकते, जो लॉ कहेगा उसी के अनुसार इनको काम करना होगा। जबकि आपका जो विधि द्वारा शासन है, इसमें क्या होगा, जो विधि निर्माता प्राधिकरण है वो उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब जैसे देखो जो विधि द्वारा शासन है, विधि द्वारा जो आपका शासन है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो लॉ बना रहा है, ठीक है, जो प्राधिकरण है या जो विधायिका है, ये अपने हिसाब से जो कि विधि को मॉडिफाई कर सकते हैं, इनको जैसे आवश्यकता समझ में आती है, जैसे अपना विवेकाधीन का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये होता है विधि द्वारा शासन। जबकि विधि का शासन क्या होता है, ये जो कि लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, इसमें मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकते। ये मोटा मोटा आपको अंतर यहाँ पे समझ में आया। अब देखो एग्जाम्पल्स और आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बताया गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 के अनुसार राज्य यानी जो भारत राज्य है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर जो कि विभेद नहीं करेगा। मतलब ये हमारा जो कि विधि में लिख गया है, और इसमें से किसी भी एक वर्ड के आधार पर भेद हो रहा है तो वो चीज़ें जो कि इलीगल मानी जाएगी, वो जो कि सही नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि विधि के शासन यही कहता है कि जो चीज़ें लिखी गई है उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो होना चाहिए। दूसरी ओर देखो, अगर आप देखो विधि द्वारा जो शासन है, इसमें देखो नैतिक के साथ साथ अनैतिक विधियों को भी शामिल कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे देखो यहाँ बताया कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन के अधिनियमित विधियों के आधार पर उचित ठहराया गया था। यानी जैसे देखो वहाँ पे जो रंगभेद की जो नीति थी, ठीक है, अधिनियम था, इसको उचित ठहराया गया था, भले ये जो नीति जो कि सही नहीं थी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा विधि का शासन और विधि द्वारा शासन। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका कि विधि के शासन पर बल देने वाले कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। तो आप प्रमुख सिद्धांत देखने से पहले यहाँ पे देख लो विधि के शासन का महत्व क्या है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये देखो आपका सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। कैसे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे गरीब और अमीर जो है सबको समान कानून के जरिए में सबको समान माना जाता है, सबके लिए लॉ इक्वल है। तो इसलिए यह जो कि देखोगे आपका सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। दूसरा पॉइंट बोला जाए कि लोकतंत्र की रक्षा करता है। तीसरा पॉइंट बोला कि शक्ति के मनमाने उपयोग पर रोक लगाता है, यानी कि कोई भी मिनिस्टर है या फिर कोई कार्यपालिका वो अपना मनमाना काम नहीं कर सकती, उसको लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा, जैसा लॉ कहेगा उसके अनुसार उसको चलना होगा। ठीक है। चौथा बात बोला जाएगा यहाँ पे कि मूल अधिकारों और मानवाधिकारों की सुरक्षा करते हैं। ऑब्वियसली जब लॉ के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो जो मानव का मूल अधिकार है और मानवाधिकार उसका संरक्षण होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए कि संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, यानी कि जो लॉ संविधान की जो पुस्तक है उसमें जो लॉ लिखा है उसी को जो कि सर्वोच्च बताता है। तो यानी इस तरह से संविधान की सर्वोच्चता को ये बताता है।
दर्शाता है, इसलिए जो देखो आपका विधि के शासन महत्वपूर्ण है। अब देखो यहाँ पे बोला जाए कि विधि के शासन पर बल देने वाले कुछ सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत जो विधि के शासन पे बल देते हैं। तो जैसे बोला जाए कि विधि स्पष्ट और सुलभ होगी, अगर देखो विधि स्पष्ट और सुलभ होगी तभी विधि का शासन जो कि अच्छे से काम करेगा। अब मान लो कोई ऐसे लॉ बन गया, अब उसका डेफिनेशन कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, उसका डेफिनेशन मतलब कोई कंफर्म नहीं कि क्या इसको होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, तो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया अगर संविधान में। तो जैसे अगर आप देख लो अस्पृश्यता के संबंध में जो कि उन्मूलन के संबंध में कानून तो बन गया, लेकिन संविधान में कहीं भी अस्पृश्यता डिफाइन नहीं किया गया कि अस्पृश्यता एक्चुअली है क्या, किसको हम अस्पृश्यता बोलेंगे, किसको हम अस्पृश्यता कहेंगे। कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा है या इस तरह के शब्द का प्रयोग कर रहा है तो वो अस्पृश्यता कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। तो इसीलिए बोला जाए कि अगर देखो विधि स्पष्ट और सुलभ होगी, स्पष्ट परिभाषा उसका होगा, तभी जो कि विधि का शासन जो कि अच्छे से काम करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि यहाँ बोला जाए कि विधिक समक्ष समानता से मतलब है कि न्याय तक समान पहुँच और लैंगिक समानता भी सुनिश्चित किया जाए, यानी कि महिला पुरुष में यहाँ पे भेदभाव ना किया जाए और न्याय तक चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो उसका जो कि पहुँच समान पहुँच उन लोगों के लिए रखना चाहिए। यानी करेंगे मतलब ऐसा नहीं कि जो अमीर है उसके पास पैसे रिसोर्स है तो वो अच्छे से अच्छा वकील कर सकता है, जबकि जो गरीब उसके पास पैसे नहीं तो वो सरकारी वकील पर ही डिपेंडेंट है, उसके पास कुछ अच्छा सोर्स नहीं है तो वो अच्छा वकील नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए, मतलब कि सब जो न्याय तक पहुँच है वो सबके लिए समान होना चाहिए। फिर देखो बोला जा रहा है कि और आपका विधियों के निर्माण और संशोधन में भाग लेने का अधिकार, जो जनता है उसका विधि के निर्माण और संशोधन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। अब ये चीज़ें हम कैसे इंश्योर करते हैं, ये चीज़ें हम देखो इनडायरेक्टली इंश्योर करते हैं। इनडायरेक्टली करने का मतलब कि भारत जो इंडियन पीपल हैं, जो भारत के लोग हैं, जनता, भारत की जो जनता है वो क्या करती है, कुछ अपने सांसदों को, मेंबर को, जो सांसद होते हैं उन सदस्यों को चुनाव के द्वारा जो कि चुनती है और फिर यही सदस्य जो कि लॉ वगैरह विधि वगैरह बनाते हैं। तो यानी एक तरह से इनडायरेक्टली जो कि ये जो विधि बना है किसके द्वारा बन रहा है, वो भारत की जनता के द्वारा ही बन रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए कि सुदृढ़ स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी देखो स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तभी जो कि आपका विधि का शासन जो कि सुनिश्चित हो पाएगा। इसे यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया कि निर्मित विधियां संविधान के अनुरूप हो, यानी जो भी लॉ वगैरह बनाया गया है, ठीक है, कोई भी अगर लॉ बन गया है तो ये जो आपका जुडिशरी वो चेक करती है कि क्या ये संविधान, ये लॉ जो कि संविधान के अनुरूप है, ऐसा तो नहीं है किसी मौलिक जो आपका मूल अधिकार उसका उल्लंघन कर रही है, या फिर पास्ट में ऐसा कुछ रूल वगैरह बनाए गए किसी के संरक्षण को लेकर ये उसका उल्लंघन कर रही है। तो इस तरह से ये देखेगा, चेक एंड बैलेंस का काम करता है आपका जुडिशरी। अगर एक सुदृढ़ और स्वतंत्र न्यायपालिका तभी आपका विधि का शासन लागू हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ हमने अच्छे पॉइंट देखे। अब उसके आगे देखो बोला जा रहा है कि विधि के शासन और भारतीय संविधान, यानी कि भारतीय संविधान विधि के शासन के समय के बारे में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या बात करता है भारतीय संविधान विधि के शासन को लेकर। तो देखो काफ़ी अच्छा डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताया गया। तो पहला पॉइंट बोला जा रहा है कि विधि का शासन भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, यानी जो आपका विधि का शासन ये मूल संरचना, इसको जो कि पार्लियामेंट खत्म नहीं कर सकती। दूसरी बात बोला जाए कि संविधान की सर्वोच्चता, जो आपका विधि का शासन है वो क्या इंश्योर करती है, संविधान की सर्वोच्चता। थर्ड बात बोला जाए कि अनुच्छेद 13 जो है किसी विधि की न्यायिक समीक्षा या पुनर्वलीकरण का प्रावधान करता है, यानी जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान करता है आपका आर्टिकल 13। ये कैसे किस पे डिपेंड करता है, एक सुदृढ़, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, एक सुदृढ़ न्यायपालिका होनी चाहिए, ठीक है। तो वही सुदृढ़ न्यायपालिका ही जो कि ये इंश्योर करती है जुडिशियल रिव्यू करके कि क्या ये लॉ जो बना है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो आपका आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 जो कि क्या कहता है, विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है। ये भी किससे थ्रू होगा, वही अगर आपका जो विधि का शासन होगा तभी ये इंश्योर हो सकेगा। नेक्स्ट आपको बोला जाए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 देखो इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है यहाँ पे कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, यानी जो आपका एग्जीक्यूटिव, जो आपके प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस वगैरह, सैन्य बल वगैरह है, इनके मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध जो कि संरक्षण प्रदान करता है किसको, जनता को, आर्टिकल 21 के थ्रू। आर्टिकल 21 ऐसा क्या है, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में देखो है राइट टू लाइफ, यानी जीवन का अधिकार, यानी आपके जीवन पे कोई ऐसा नहीं कि कोई भी आपको उठा के जेल में डालेगा, जब तक आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे तब तक आपको जेल में डाला नहीं जाएगा। इस तरह का प्रावधान यहाँ पे बताता है, तो ये चीज़ भी इंश्योर करता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। अब देखो हमारे संविधान में बोला गया ना कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का जो कि शक्तियों का जो पृथक्करण होना चाहिए। तो ये संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान ही विधि है सब कुछ हम लोग का, तो यानी इस विधि को हम लोग फॉलो करें। तो ये अगर हम विधि का शासन होगा तो ये चीज़ें इंश्योर हो सकेंगी। साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी देखो एक इंपॉर्टेंट पहलू है विधि का शासन इंश्योर करने के लिए। तो ये कुछ बातें प्रमुख है जो हमारे संविधान में दी गई विधि के शासन को लेकर। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ चुनौतियाँ हैं इस विधि के शासन को
लागू करने में। तो कौन कौन सी चुनौतियाँ वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट बोला जाए कि पुरातन विधियाँ, यानी बहुत सी ऐसी विधियाँ जो अंग्रेजों के समान जमाने के चले आ रहे हैं। अंग्रेज जब हमको गुलाम बनाए थे भारतीय लोगों को, तब से चली आ रही है और उसी रूप में चली आ रही है, उसमें भी उसके रूप में भी कोई परिवर्तन नहीं है, वैसे ही चली आ रही है। तो इस तरह की विधियाँ आज देखोगे काफ़ी अप्रासंगिक हो गई है, काफ़ी जो कि दोहराई जा रही है। उसी तरह की नई विधियाँ भी बनाई जा रही है, पर पुरानी विधियाँ को ख़त्म नहीं किया जा रहा है। तो ये चीज़ें क्या कर रही है, ये चीज़ें देखो चुनौतियों के रूप में, जो कि इतने ज़्यादा विधि का बर्डन जो कि भारतीय समाज में देखने को इसकी वजह से मिला है। दूसरा इस चुनौती में क्या बोला जाए कि विधियों की बहुलता, यानी कि आप देखोगे हमारे यहाँ के बहुत सारे लॉ बन गए एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि कई सारे लॉ जैसे आप देखो लेबर लॉ, जो आपका लेबर लॉ है ना, देखोगे सेंटर के अलग हैं, स्टेट के अलग हैं। अभी तो मान लो सभी लेबर लॉ जो कि 4 लॉ में मॉडिफाई हो गए, लेकिन इसके पहले देखोगे तो करीब सभी जो लेबर लॉ थे वो करीब 40 से ज़्यादा लेबर लॉ केवल सेंटर के थे, स्टेट के तो छोड़ दो। तो इतने सारे जो लेबर लॉ है, ये इससे क्या होता है, भ्रम भी हो जाता है, समझ नहीं आता है कौन सा, कभी कोई कानून किसी को के लिए प्रोटेक्शन करता है तो अगला कानून जो कि उसी के जोखिम का काम करता है। तो इससे जो कि भ्रम होता है, इससे जो आपका विधिक शासन है वो लागू नहीं हो पाता है। तो यानी कि विधियों की बहुलता भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात देखो बोला है कि राजनीति का अपराधीकरण। अब देखो आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा सूचित किया गया है कि भारत में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले निर्वाचित उम्मीदवार अगर देखोगे तो इनकी संख्या बढ़ी है। 2009 में देखो 15% लोग थे ऐसे एमपी, जो हमारे ऐसे एमपी थे, वो उनकी संख्या कितनी थी, 15% थी। 2014 में बढ़ के 17% हो गई, और 2019 में तो और चमत्कार हो गया, काफ़ी तेजी से बढ़ के 19% हो गई। यानी लगभग कह लो कि मोटा मोटा समझो 20% आपके एमपी ऐसे हैं जिन पे किसी न किसी तरह का क्राइम का अपराध लगा हुआ है, किसी न किसी तरह का जो कि केस वगैरह उन पर चल रहा है। तो 20% एमपी एमएलए ऐसे होंगे, तो क्या ये विधि के शासन को पालन करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये सोचेंगे कि और कैसे जो कि कानून को कमजोर किया जाए, ताकि जो अपराध वगैरह वो और बड़े उनके पक्ष में जो कि कानून हो सके। तो इसलिए बोला है कि ये भी चीज़ें जो कि विधि के शासन को लागू करने के लिए जो कि चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही है। तो यानी जो विधायी ढांचे में चुनौतियाँ वो हमने देख लिया, ये 3 चुनौतियाँ की बहुत सी विधियाँ काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, विधियों की बहुलता है और राजनीतिक अपराधीकरण। अब देखो बोला जा रहा है कि इनके क्रियान्वयन में, यानी जो लॉ है उसको क्रियान्वयन में भी चुनौतियाँ है, इसलिए विधि का शासन जो कि चुनौतियों से गुजर रहा है। पहला तो बोला है कि प्रशासनिक चुनौतियाँ, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप देखो जो पुलिस औपनिवेशिक काल की विधियों की विद्यमानता, यानी जो अंग्रेज थे उनके समय की जो विधि बनी है उसकी उपस्थिति होने के कारण, और विधियों का राजनीतिकरण होना, अति केंद्रीकृत होना, इन सब के कारण देखोगे तो पुलिस पे काफ़ी दबाव पड़ता है। और इसके कारण देखोगे बहुत से ऐसे जो लॉ है जो अब जो कि लागू नहीं होता, अब उनको नल एंड वाइड कर दिया गया, लेकिन फिर भी पुलिस इन सब केसों, उन्हीं लॉ के आधार पर जो कि किसी न किसी पे चार्ज करके, फाइल चार्ज करके, केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लेती है। जबकि पुलिस के पास इतने सारे लॉ है कि सभी पुलिस को जो कि इतने सारे लॉ के बारे में पूरी तरह से जानकारी, स्पष्ट जानकारी नहीं होती, क्योंकि बहुत से लॉ में जो कि लूपहोल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बोला जा रहा है कि आपका पुलिस का जो कार्य है उसमें दबाव की वृद्धि देखी जा रही है। दूसरी बात बोला जाए कि इसमें और इसके क्रियान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं कि उत्पीड़न का एक साधन के रूप में जो कि विधि का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे आप देखो बताया जा रहा है कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे थे विनोद दुआ। ठीक है, इन्होंने सरकार पर कोविड-19 लॉकडाउन के संचालन की आलोचना करने पर, इन्होंने जो देखो गवर्नमेंट की आलोचना की थी कोविड-19 के समय की, ये जो देखो प्रॉपर लॉकडाउन इन्होंने ठीक से किया नहीं, बहुत से जो प्रवासी मजदूर थे वो मर रहे हैं, ये वो 3, ठीक है, ये सब इन्होंने इनकी इस तरह से सरकार की आलोचना की थी। तो सरकार ने क्या किया, जो आपका सेडिशन का चार्ज है उसका देखो एग्जैक्ट डेफिनेशन तो है नहीं, तो उसी का मामला इन पर ठोक दिया और इनको देखो इनको जो कि जेल के अंदर बंद कर दिया। तो यानी कि एक तरह से दुरुपयोग हो रहा है विधि का, आप एक तरह से दुरुपयोग कर रहे हो, एक उत्पीड़न के साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हो। तो इसीलिए देखो ये आपके इसके जो आपका लॉ है उसके इम्प्लीमेंट में काफ़ी चुनौतियाँ हमको देखने को मिल रही है। अब देखो इसी तरह हमने 2 तरह आधार पर देखा चुनौतियाँ। पहला तो जो आपके विधायी ढांचा है उसमें क्या चुनौती है, दूसरा इसके इम्प्लीमेंट में क्या चुनौती है। ठीक है, अब देखो तीसरी चुनौती यहाँ पर देखने को मिला है कि न्याय को बनाए रखने में भी चुनौतियाँ हैं। जो लॉ है उसमें काफ़ी, जैसे यहाँ पे देखो बताया जाए कि अत्यधिक बोझिल न्यायिक प्रणाली, यानी कि बहुत सारे लॉ में काफ़ी लूपहोल होते हैं। ठीक है, इसके कारण देखो वो जो न्यायिक प्रणाली काफ़ी लंबी चलने लगती है, बहुत ज़्यादा जो कि बोझिल हो जाती है, स्पष्टता ना होने के कारण। दूसरा बात बोला जाए कि देखो जो सोशल मीडिया है इसके प्रभाव के कारण भी जो आपका जो जुडिशियल अपना डिसीजन वगैरह देते हैं वो जो कि प्रभावित होते रहते हैं सोशल मीडिया के कारण। जैसे बताया जाए कि नवीन मीडिया उपकरणों में से किसी भी मामले को प्रभावित करने की व्यापक क्षमता विद्यमान है। यानी अगर आप देखो सोशल मीडिया पर अगर ट्वीट होने लगे किसी के सेफ्टी के लिए, किसी के बचाव में, एक साथ जो कि सब लोग एक तरह से आंदोलन, जन आंदोलन जो कि देखने को मिलने लगता है आपका सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे। तो इससे क्या होता है, जो आपका जुडिशरी होती है वो जो कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो न करते हुए आपको इसी तरह से आप देखोगे जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये एक तरह से इसी का
इसी का ही रूप हमको देखने को मिलता है क्या, कि मीडिया का प्रभाव के आधार पर ही जो कि जुडिशरी जो कि विभिन्न जो कि वर्डिक्ट वगैरह या फिर नए जो विधि के विपरीत है, यानी विधि बनी नहीं है, विधि के परे है, उसको भी जो उस पर भी जो कि जुडिशरी आपका फैसला सुना रही है। ये किसके प्रभाव में हो रहा है? आपका सोशल मीडिया के प्रभाव में ही हो रहा है। तीसरा बात यहाँ बोला है कि न्याय तक पहुँच का अभाव, यानी देखो जो बोला है कि जो निर्धन है या निरक्षर है, इनके कारण जो कि कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुँच का अभाव आज देखने को मिलता है, जो कि प्राकृतिक न्याय के पहलू का उल्लंघन करता है। यानी जो देखो अमीर उनको देखो आसानी से उन्होंने पैसा फेंका, वकील अच्छे वकील उनके पास आ गए, और जो गरीब उनको अच्छे वकील मिलते ही नहीं है, वो परेशान होते हैं, उनकी पूरी पूंजी कमाई सब चली जाती है ना। तो इसीलिए बोला है कि न्याय का अभाव, यानी जो गरीब या कमजोर वर्ग है उसके पास न्याय की पहुँच का मार्ग है वो सरल नहीं है, वो दुर्लभ है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिससे न्याय विधि के जो विधि का कानून है वो जो देखो न्याय तक पहुंच नहीं कर पाता है, उसमें चुनौतियां आती हैं। अब देखो इसके उपाय यहाँ पे बताया जा रहा है, तो वही जो चुनौती है आप उसी का उपाय लिख दो, सिंपल सी बात है। तो जैसे बोला जाए कि जो पुरानी विधियां हैं उनको निरस्त कर दीजिए, जो अभी काम के नहीं है, ऐसे बहुत ज़्यादा हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि समाज में भ्रम वगैरह फैलाती हैं। दूसरा बोला जाए कि विधियों के दुरुपयोग के विरुद्ध जो कि अच्छा उपाय होना चाहिए। तो इसके संबंध में देखो बोला जा रहा है आपका उपा एक्ट 1967 आया था। इसके तहत बोला जा रहा है कि विधियों के तहत विभिन्न मामलों से निपटान के दौरान विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन हो। तो इस तरह की बात यहाँ पे कही जा रही है। फिर देखो नेक्स्ट बोला जा रहा है कि आपका राजनीतिक अपराधीकरण पर अंकुश लगना चाहिए, जैसे हमने ऊपर देखा था। तो इसमें देखो जो आपका लॉ कमीशन है इंडिया का, उसने अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि राजनीति के अपराधीकरण के प्रसार पर रोक लगना चाहिए। फिर हमको देखो साथ ही बोला जाए कि सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का प्रयोग करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे देखो जांच और निगरानी जो कि अच्छे से हो सके और जो कि न्याय का जो कि सुनिश्चय या न्याय जो कि सरल हो सके। इस कदम में देखोगे तो इस मामले में जो ई कोर्ट है वो अच्छा एक काम है, जिसका स्वागत योग्य एक कदम माना जा रहा है। यानी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, अब इसके थ्रू देखो क्या हो रहा है कि लोग दूर बैठे ही जो कि कोर्ट तक पहुँच जा रहे हैं, यानी न्याय तक पहुँच बढ़ रही है लोगों की। दूसरी बात देखो जो न्याय पाना वो जो खर्चेलू नहीं हो रहा है, वो कम खर्चेलू हो रहा है। क्यों? क्योंकि आने जाने का भाड़ा नहीं लग रहा है और लोगों का समय भी नष्ट नहीं हो रहा है। लोग अपने काम पे भी जा पा रहे हैं। जब कोर्ट का टाइम हो रहा है तो अपना कोर्ट के टाइम पे अपने जहाँ पर है वहीं से जो कि कोर्ट के टाइम पे हाजिर भी हो जा रहे हैं। तो इस तरह से देखो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो कि ई कोर्ट चलाना। तो इस तरह से बोला जा रहा है कि अब इस तरह से जो कि त्वरित न्याय या फिर न्याय सुलभ का प्रोग्राम जो कि कर सकते हो। फिर साथ ही देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में भारतीय न्यायालय और अधिकरण सेवाओं के गठन का सुझाव दिया गया था। यानी कि एक भारतीय न्यायालय और अधिकरण सेवा का हमको गठन करना चाहिए, जो क्या करेगा, ये सेवाएं देखो न्यायपालिका द्वारा आवश्यक प्रशासनिक सहायता से संबंधित उपाय प्रदान करने, प्रक्रियागत अक्षमताओं की पहचान करने तथा न्यायपालिका को विधिक सुधारों की पर सलाह देने का कार्य करेगा। यानी करने के बाद जो आपका जुडिशरी में जो प्रॉब्लम आ रही है ना रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने में या रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो कि न्याय वगैरह करने में, जस्टिस अपना जो कि वर्डिक्ट वगैरह देने में, तो जो भी प्रॉब्लम हो रही है चाहे वो टेक्नोलॉजी संबंधित या जो भी प्रॉब्लम हो या फिर उनको कुछ इस पर जो कि सलाह वगैरह चाहिए, ऐसा कुछ चीज़ें, तो उन सभी चीज़ों को ये रिजॉल्व करेगा आपका भारतीय न्यायालय और अधिकरण सेवा। तो इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में बोला गया था कि इस तरह का भी हमको गठन का प्रयास करना चाहिए ताकि आपका जो विधि का शासन है वो इंश्योर हो सके। तो ये देखो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था जिसके थ्रू आप देखो विधि का शासन काफ़ी डिटेल हमने देखा। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, सिटीजन चार्टर के बारे में बात करता है। तो देखो बोला जा रहा है ये क्यों न्यूज़ में था, जो आपका पंचायती राज मंत्रालय है उन्होंने देखो पंचायती राज मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से जो कि एक आदर्श पंचायती सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क जारी किया गया है। यानी कि जो पंचायत है वहाँ के लिए जो पंचायत है, पंचायत कैसे काम करे, अच्छे से काम करे, पंचायत की सेवाएं लोगों को तक पहुँच सके, इसके लिए देखो एक पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क जो कि आपका जारी किया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में समझते आगे। तो इसको जो आपका पंचायत सिटीजन चार्टर है, इसको समझने से पहले आप यहाँ पे देखो भारत में पंचायती की थोड़ी सी विशेषताएं बताई जा रही है, पंचायत के बारे में बताया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि भारत में पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के तृतीय स्तर का निर्माण करती हैं। ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 243G के अंतर्गत विशेष रूप से स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, पेयजल के क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये पंचायतों का मुख्य रूप से काम है संविधान के आर्टिकल 243G के तहत। ठीक है, अब देखो ये जो आपका ग्राम पंचायत सिटीजन आया है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, यहाँ पे इसका मूल उद्देश्य बताया जा रहा है। तो बोला जाए कि सेवाओं के संबंध में नागरिकों को सशक्त बनाना है। यानी जो भी आपका ग्राम प्रधान है या फिर जो ग्राम सरकार है, जो भी सेवाएं लोगों को दी जा रही हैं, ठीक है, ग्राम प्रधान या ग्राम सरकार द्वारा, तो उन सेवाओं को जो कि सभी नागरिकों तक सुलभ हो सके, उसमें कोई भेदभाव ना हो सके और समयबद्ध तरीके से वो सेवाएं जो कि सब तक पहुँच सके। तो इसको इंश्योर करने के लिए आपका सिटीजन चार्टर आपका लाया गया है। ठीक है,
तो वही बोला जा रहा है कि सेवाओं के संबंध में नागरिकों को सशक्त बनाना तथा बिना किसी पूर्वाग्रह और नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप जो कि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना भी है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी सेवा दे, जो क्वालिटी युक्त सर्विस हो वही दे, ऐसा नहीं कि हाँ चलो कैसे भी दे दे कैसे भी हो जाए, इस तरह की नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, कि इसका और देखो क्या काम होगा कि नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा दूसरी ओर पंचायतों को उनके निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं प्रत्यक्षतः जनता के प्रति जवाबदेह बनाने हेतु यह सहायता करेगा। यानी जो नागरिक है उनको अपने अधिकारों यानी जो उनके लिए सर्विस दी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, वो उनको पता होना चाहिए कि ये सर्विस हमको मिल रही है और इस रूप में मिल रही है, तो उसी रूप में उनको जो कि उस समयबद्ध रूप में जो कि उनको मिले। तो इस तरह से जो कि नागरिकों को हमको जागरूक करना है। अब इससे क्या हो, जब नागरिक जागरूक हुए तो जो आपके प्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुने हुए ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान है, वो देखो उनके अंदर जो कि जवाबदेही आएगी, जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी। तो ये इस तरह से जो कि फायदेमंद है। साथ ही देखो अब इसको इस थोड़ा सा बृहद रूप में इम्प्लीमेंट किया गया है कि देखो बोला जाए कि ये स्थान जो गांव की जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उसके साथ साथ उसी के अनुरूप जो कि आपका जो सतत विकास लक्ष्य है उसको भी पूरा करने की कोशिश करेगा। और साथ ही देखो बोला जाए कि 29 क्षेत्रकों में सेवाओं के वितरण के लिए भी तैयार किया गया है। यानी कि आपका जो भी ग्रामीण आवश्यकता है उसको तो ये पूरा करने की बात तो है ही, साथ ही इस तरह से भी जो कि यहाँ पर देखा जाएगा जो आपका जिससे जो कि आपका SDG गोल है वो भी प्राप्त हो सके ग्रामीण स्तर पर। तो इस तरह से भी आपका ये सिटीजन चार्टर बनाया गया है। इसमें आगे बोला जा रहा है यह सतत विकास के लिए सार्वजनिक सेवाओं के पारदर्शी और प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करेगा। साथ ही यह सेवाओं की स्थापना और वितरण के चरण में विविधतापूर्ण विचारों को शामिल करके समावेशी एवं जवाबदेही स्थानीय स्वशासन सुदृढ़ करते हुए नागरिक सेवा के अनुभवी सुधारों में सुधार करेगा। यानी करेंगे बोलते जो आपका ये सिटीजन चार्टर ये क्या करेगा, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उसमें पारदर्शिता लाएगा और उसको देखो उसका प्रभावी वितरण सुनिश्चित करेगा। ठीक है, और साथ ही बोला जा रहा है कि इसके द्वारा देखो जो विभिन्न जो सेवाओं की स्थापना और वितरण हो रहा है उसमें जो विविधतापूर्ण विचार यानी विभिन्न लोगों के जो विचार है कि और ये कैसे हो सकता है उसको शामिल करके जो कि समावेशी और जवाबदेही स्थानीय जो सरकार है उसमें उसको देखो जवाबदेही उसमें तय करेगा। तो इस तरह से जो कि नागरिक सेवा में सुधार लाने का ये प्रयास करेगा। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। अब देखो जो इसको लाई है जो संस्थान है आपका कौन सा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, PT के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो ये आपका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन यानी ऑटोनॉमस बॉडी आपका ये है। और ये देखो बोला जाए कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज में उत्कृष्टता का प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र यानी कि ग्रामीण विकास के संबंध में ये काम करने से संबंधित है आपका ये संस्थान। ठीक है, अब देखो इसका विजन क्या है, इस संस्थान का विजन क्या है, बोला जाए कि उन नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना है जो ग्रामीण निर्धनों को लाभान्वित करते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रियाओं को सक्रिय करने का प्रयास करते हैं, ग्रामीण विकास कर्मियों के संचालन एवं दक्षता में सुधार करते हैं, यानी जो ग्रामीण कर्मचारी वगैरह है उनके दक्षता में सुधार करते हैं, उनका ठीक से वो जो कि अपनी ड्यूटी ठीक से संचालित कर सके इस पे जो कि अपना फोकस करते हैं। साथ ही देखो बोला जाए कि अपनी सामाजिक प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी पार्कों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देते हैं, यानी जो गांव तक जो कि आपका टेक्नोलॉजी आ सके इस तरह की जो कि विचार रखते हैं और साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भी प्रचार करते हैं। तो ये मिला जुला के सब अच्छा जो काम है वो हो सके, वो इम्प्लीमेंट हो सके, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। फिर देखो बोला जा रहा है यहाँ पे यह पंचायती राज संस्थानों और राज्यों के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली का अध्ययन भी करता है, यानी जो देखो विभिन्न राज्य कैसे जो कि ग्रामीण अपने ग्राम विकास के संबंध में काम कर रहे हैं उनका भी अवलोकन वगैरह करता रहता है और पंचायती राज संस्थान में और क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या सुधार हो सकता है ये सब चीज़ें ये जो कि देखता रहता है। तो ये आपका हमने किसके बारे में समझा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान जो है इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। PT के लिए खैर इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो उतना खास नहीं। अब देखो यहाँ बोला जा रहा है कि जो सिटीजन चार्टर आया या फिर नागरिक चार्टर इसका विकास कैसे हुआ। तो देखो बताया कि सबसे पहले देखो आपका ये 1991 में यूनाइटेड किंगडम में जो कि आया था, किसके लिए कि देश की जनता के लिए जो लोक सेवाएं हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार आ सके और वो जो कि टाइम यानी टाइम बाउंड होते हैं, समयबद्ध रूप में जो कि वो सेवाएं पूर्ण भी हो सके, इसके लिए जो कि आपका UK में सबसे पहले 1991 में लाया गया था आपका सिटीजन चार्टर। अब देखो भारत में कब आया था, भारत में आपका 1997 में दिल्ली, जब नई दिल्ली में सभी राज्यों की मीटिंग हुई थी तो उस समय सिटीजन चार्टर को अपनाया गया था। अब देखो इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, मतलब कौन सिटीजन चार्टर बनाता है भारत में, तो बोला जाए यहाँ पे देखो बताया जो आपका प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है यानी DPR, यहाँ पे देखो जो आपका DARPG है, मैं तो इसको शॉर्ट में DARPG बोलता हूँ, पर हिंदी में इसका क्या नाम है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। तो यही जो विभाग है यही इसके देखो निर्माण, समन्वय, संचालन का कार्य जो कि देखता है, इसी को सौंपा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है
कि नेक्स्ट पॉइंट में इसके बारे में बताया जा रहा है कि भारत में देखो इस तरह के चार्टर को लागू करने के लिए या फिर लाने के लिए जो कि एक लॉ भी लाया जा रहा था, पर वो कौन सा लॉ था आपका, देखो बिल लाया गया था आपका 2011 में, राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंस बिल 2011। यानी कि यहाँ पे देखो हिंदी बोला है कि सेवाओं का समयबद्ध परिधान और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक लाया गया था 2011 में। तो 2014 का जब इलेक्शन आया तो उसमें लोकसभा भंग हुई थी, तो ये बिल जो कि लैप्स हो गया। यानी कि इस तरह का भी कोई ऐसा समयबद्ध जो कि जो गवर्नमेंट की सर्विस है वो मिल सके, इसके संबंध में जो कि कोई कानून अभी तक हमको देखने को नहीं मिलता है। एक बार कोशिश की गई थी 2011 में, पर वो भी नहीं आया है। ठीक है, तो इस पर कोई एक्ट वगैरह नहीं, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सिटीजन चार्टर यानी जो आपके नागरिक चार्टर है उसके घटक बताए जा रहे हैं, यानी इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो बोला जाए कि संगठन का विजन और मिशन इसमें देखा जाता है, जो संगठन है उसका क्या विजन है, क्या मिशन है, और ग्राहकों की अपेक्षाएं भी दिखाई जाती है, ग्राहकों से अपेक्षाएं कि ग्राहक को किस तरह की सर्विस वगैरह दी जाए और ग्राहक भी इससे किस तरह से जो कि इससे लाभान्वित हो, और शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करना होता है, जहाँ पे अगर किसी पब्लिक को कोई परेशानी हो रही है जो सेवा सर्विस है उसको लेने में, तो वो इस तरह से शिकायत भी कर सकता है। इस तरह से शिकायत का एक जो कि प्रावधान होना चाहिए। ठीक, देखो बोला जाए कि सेवाओं के मानक होना चाहिए, जो भी सर्विस दी जाए उसकी कुछ मानक होना चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, उसको समय सीमा के अंतर्गत जो कि लागू करना चाहिए। हितधारक इसमें कौन होते हैं, इसमें नागरिक होते हैं, ग्राहक जो होते हैं। जो सिटीजन चार्टर आपका कई टाइप होता है, कंपनी भी अपने जो ग्राहकों के लिए सिटीजन चार्टर बनाती है, इसीलिए इसमें नागरिक और ग्राहक दोनों की बात कर रहा है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण, यानी जो संगठन जो काम कर रही है, मतलब जो सर्विस दे रही, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस दे रही है जनता को, तो वो किस तरह से काम करती है उसका पूरा विवरण भी होता है सिटीजन चार्टर में। ठीक है, तो ये हमने कुछ इसके घटक देखे। अब देखो यहाँ बोला जाए कि सिटीजन चार्टर क्या है और महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये थोड़ा सा इसको डिफाइन करने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। तो बोला जाए कि सिटीजन चार्टर पहल उन दैनिक समस्याओं का समाधान करने का एक प्रयास है जिनका सामना एक नागरिक को लोक सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों के से संपर्क करने पर प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब कि ये देखो एक तरह से एक इस तरह का आपका पहल है जिससे जो नागरिक का जो दैनिक समस्या है आपका जो सेवाएं प्राप्त करने, जैसे आप देखो कभी कोई सर्विस गवर्नमेंट ला रही है, ठीक है, तो क्या होता है कि लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है। ठीक है, और कोई अगर बेनिफिशियरी होता है तो उसको किसी कारणवश उसको बेनिफिशियरी अगर मान लो उसका कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डेटा नहीं है, या फिर डेटा में कुछ लूपहोल है, तो उसकी वजह से उसको देखो लाभार्थी मानने से इनकार कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं या फिर जो लाभार्थी उसको लाभार्थी नहीं माना गया, या फिर उसको जो सर्विस दिया जा रहा है उसमें उसको टाला जा रहा है, उसमें लेट किया जा रहा है, तो इस तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका सिटीजन चार्टर लाया गया है। अब देखो यहाँ पर इसकी मुख्य विशेषताएँ बताई जा रही है। तो बोला जाए कि यह सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा से संबंधित मानकों, पसंद, पहुँच, गैर भेदभाव, पारदर्शिता और जवाबदेही के संदर्भ में एक लिखित व स्वैच्छिक घोषणा है। यानी जिसको सेवा देना है उसके लिए जो कि कुछ मानक भी तय किए जाते हैं कि इस आधार पे कुछ पॉइंट है, इसके आधार पे जो कि इनको ये इस लोग को जो कि सेवाएं देनी है, और उसमें देखो भेदभाव नहीं करना है, पारदर्शिता भी सुनिश्चित होती है इससे, और जवाबदेही भी सुनिश्चित होता है आपकी सेवाओं को इम्प्लीमेंट करने में। अब देखो नागरिक सिद्धांत के यहाँ पे कुछ जो कि सिद्धांत बताए जा रहे हैं नागरिक चार्टर के, तो कुछ देखो पहला बोला कि पारदर्शिता, ये इसका मुख्य सिद्धांत है कि पारदर्शिता इंश्योर हो सके जो भी हम सेवाएं दे रहे हैं उसमें। दूसरी बात, जवाबदेही इंश्योर हो सके, व्यक्ति अगर व्यक्ति के स्तर पर तो व्यक्ति, या फिर संगठन के स्तर पर तो संगठन का। ठीक है, तो इसका महत्व बताया जा रहा है क्या कि करदाताओं से प्राप्त धन को महत्व, यानी जो टैक्स देते हैं उनसे जो धन प्राप्त होता है उसका महत्व बढ़ जाता है। अगर देखो अगर कोई सर्विस है वही कहाँ से आती है, सर्विस गवर्नमेंट जो भी सर्विस कहाँ से आती है, ये उसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं, जो हम लोग टैक्स भर रहे हैं उसी के थ्रू तो आती है। अब वो सर्विस अगर अच्छे से देगी, गुणवत्ता देगी, समयबद्ध देगी, तो इसका मतलब क्या होगा, जो करदाता का जो प्राप्त धन है उसको महत्व मिल रहा है, उसका सही जो कि प्रयोग हो रहा है। साथ ही देखो बोला जाए कि इसका क्या सिद्धांत में बोला जाए कि गुणवत्ता, यानी जो सेवाओं की गुणवत्ता उसमें सुधार हो, इसके लिए जो कि नागरिक चार्टर लाया था। ऐसा नहीं कि अगर कोई देखो खराब गुणवत्ता वाली सर्विस दे रहा है, कोई स्कीम है उसके जो कि ठीक से पूरी आपको स्कीम का पूरा लाभ नहीं मिला, थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा है, जैसे आप पीडीएस देख लो, ठीक है, जो पीडीएस राशन शॉप होती है, अगर उसमें बोला गया कि आपको 2 किलो अनाज मिलेगा, अब 2 किलो मान लो गेहूँ मिलेगा, 3 किलो जो कि आपको यहाँ पे मान के चलो 3 किलो शुगर की बात करता है, चीनी, ठीक है, और 2 किलो गेहूं की बात करता है। अब हो सकता है राशन वाला दुकानदार बोले कि आपसे कि राशन खत्म हो गया भैया, आप 3 किलो नहीं, इसकी जगह पर आप 1 किलो ले लो, इसको भी 1 किलो ले लो, राशन खत्म, ऐसे कुछ भी बहाने कर सकता है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि इसकी गुणवत्ता में, सेवाओं की जो गुणवत्ता उसमें सुधार है, इसके लिए सिटीजन चार्टर गया। क्यों कि अब देखो अगर आपको कम देगा तो आप क्या करोगे, आप जो इसमें देखो एक
आपका शिकायत निवारण प्रणाली भी होता है कि आप जाकर शिकायत कर सकते हो, एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू आप शिकायत कर सकते हो। तो अगर आप शिकायत करोगे तो ये कम देगा तो ऑब्वियस इसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो जाएगी। इससे पूछा जाएगा कि तुम क्यों कम दे रहे हो, क्योंकि हम तो राशन तो सबके नाम से सबके जिनका जितना होना चाहिए उतना मैंने तो भेजा है, पर फिर तुम कम क्यों दे रहे हो, तो इसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो आपको सर्विस दी जा रही है उसकी गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इसके प्रमुख सिद्धांत है। नागरिक चार्टर इसीलिए लाए जाते हैं ताकि ये सब चीज़ें जो कि इंश्योर हो सके, आपकी किसी भी लोक सेवा या जो भी कोई भी सेवा दी जा रही है उसमें पारदर्शिता हो सके, जवाबदेही हो सके, उसका महत्व यहाँ पे बताया गया। उसमें गुणवत्ता जो कि इंश्योर हो सके, उसका जो एक मानक होता है उस मानक के अनुरूप जो कि कार्रवाई की जाए या काम किया जा सके। और कुछ विकल्प की भी बात किया जा रहा है कि मतलब जो जनता है उसको अधिक से अधिक विकल्प दिया जाए, उसको चुनने का अधिकार अधिक से अधिक हो। जैसे अगर पीडीएस में ही बोल दिया जाए कि आप गेहूँ, धान, ठीक है, शुगर केन, चीनी, मतलब आपकी जो आवश्यकता है आप वो ले सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको सब लेना है या फिर केवल 2 ही चीज़ लेना है, ठीक है। और भी वैरायटी, आप ज्वार भी ला सकते हो। अगर किसी को गेहूं नहीं चाहिए हो सकता है उसके पास गेहूं, तो अगर वो ज्वार मक्का लेना चाहता तो ज्वार भी ले सकते हैं। यानी विकल्पता का अधिक से अधिक संभव होना चाहिए कि उसके पास अधिक से अधिक विकल्प हो। तो ये मुख्य सिद्धांत है नागरिक चार्टर के। अब देखो इसके महत्व की बात किया जा रहा है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपका सिटीजन चार्टर। तो वही जैसे हमने अभी देखा, आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि क्यों महत्वपूर्ण, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। इससे देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इससे क्या होता है, आपका जो सुशासन है वो इंश्योर होता है, ठीक है। यह सुशासन प्राप्त करने का साधन है। क्यों? क्योंकि इससे देखो पारदर्शिता, जवाबदेही आती है इंस्टीट्यूशन में। और साथ ही बोला जाए कि सुशासन के 3 अनिवार्य पहलू पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासन की प्रतिक्रियाशीलता पर बल देता है। इसी कारण जो कि आपका सुशासन इंश्योर होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला कि लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है और उनकी शिकायतों का निवारण भी करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो बोला कि यह सेवा प्रदाता और उसके उपयोगकर्ता के मध्य विश्वास को सुनिश्चित करता है। यानी जो सर्विस डिलीवर कर रहा है और जिसको सर्विस मिल रहा है उन दोनों के बीच में एक विश्वास की इंश्योर करता है कि हाँ भाई, ये अगर सर्विस देंगे तो आपको इसी क्वालिटी का और इसी अनुरूप जो कि सर्विस देंगे, हमसे कोई भेदभाव वगैरह नहीं करेंगे। तो यानी इससे क्या होता है, जनता और सरकार के बीच में एक विश्वास की भी जो कि मजबूती देखने को मिलती है। अब देखो इसके महत्व हमने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ इसके सिटीजन चार्टर के लागू करने में कुछ चुनौतियों की बात भी कर रहा है, राइट। देखो इसके चुनौती में बोला जाए कि पहला क्या, कि जो आपका सिटीजन चार्टर उसके डिज़ाइन के संबंध में कुछ मुद्दे हैं। तो डिज़ाइन के संबंध में क्या मुद्दे हैं, तो बोला कि इसकी जो लैंग्वेज होती है काफ़ी जटिल होती है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब इसकी भाषा जटिल होती है तो प्रायः सिटीजन चार्टर एक जटिल भाषा से में प्रकाशित होता है जो सरलता से समझ में नहीं आता। जब इसकी लैंग्वेज जो कि अस्पष्ट होगी या फिर जटिल होगा तो फिर लोगों को समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली जो आपका सिटीजन चार्टर है वो क्या कह रहा है, क्यों, मतलब किसके लाभकारी, मतलब ये किस तरह के लाभ की बात कर रहा है, कैसे जो कि इंश्योर करेगा। तो यही सब जो कि यहाँ पे दिक्कतें होती है आपका जटिल भाषा के रूप में। दूसरा बोला जाए कि समयबद्ध अद्यतन का अभाव, यानी बोला जाए कि सिटीजन चार्टर को संभवतः ही कभी अपडेट किया जाता है। इससे यह एक बारगी अभ्यास बनकर बाद में निष्क्रिय हो जाता है। कहने का मतलब क्या, जो सिटीजन चार्टर होता है इसको देखो हमको समय समय पर जैसी हमारी आवश्यकता है, जैसी समस्याएं बढ़ रही है फिर नई समस्या आ रही है तो उस आधार पर इसको अपडेट करना चाहिए उसका रिजोल्यूशन करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये अपडेट नहीं होता है, इस एक ही जो कि पुराना ही चला आता है और इसी वजह से देखो ये धीरे धीरे जो कि निष्क्रिय हो जाता है। तो ये भी इसके जो आपका इस तरह से इसके जो डिजाइनिंग है सिटीजन चार्टर के उसमें जो कि इस तरह के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं हमको। तीसरा बात बोला है कि सहभागिता तंत्र से रहित, यानी कहने का मतलब देखो यहाँ पर जब सिटीजन चार्टर का प्रारूप जब तैयार होता है ना तो उसमें अंतिम उपयोगकर्ता यानी जिसके लिए जो कि सिटीजन चार्टर लाया गया है और जो आपके नागरिक समाज संगठन है और जो एनजीओ वगैरह है उनको परामर्श के लिए जो कि शामिल नहीं किया जाता है। तो इस वजह से बोला जाता है कि इसके जो डिज़ाइन है उसमें जो कि काफ़ी कमियां देखने को मिलती है, जैसे जटिल भाषा होती है, समयबद्ध जो कि इसको अपडेट नहीं किया जाता समय समय पर, और साथ ही जो इसमें सहभागिता का अभाव देखने को मिलता है। तो ये मुख्य चुनौती यहाँ पर देखने को मिली है। अपने साथ ही देखो बोला जाए कि इसके इम्प्लीमेंट के संबंध में भी कुछ चुनौतियाँ हैं। तो जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे देखो सभी एजेंसियों के लिए एक समान सिटीजन चार्टर लाया गया है। कहने का मतलब जो आपका सिटीजन चार्टर है वो कोई भी एजेंसी होती है, कोई भी विभाग होता है, वो एक समान ही सिटीजन चार्टर लेकर आता है। और वो जो कि उसमें अब देखो विभिन्न जगह की जो विभिन्न विभाग हैं और विभिन्न जो संस्थाएँ हैं, ठीक है, और जो सेवाएं देती है उनमें काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। इस आधार पर देखोगे तो सबका सिटीजन चार्टर उस अनुरूप होना चाहिए, लेकिन नहीं एक ही टाइप का सिटीजन चार्टर जो कि सब जगह जो कि इम्प्लीमेंट हो जाता है। फिर देखो नागरिकों से संबंधित मुद्दा भी बताया जा रहा है कि जो जन सामान्य जो जनता है उसमें देखो चार्टर के संबंध में जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है। वो अवेयर ही नहीं होता कि इस तरह का भी कुछ नागरिक चार्टर जो हमारे जो गवर्नमेंट हमको सर्विस वगैरह मिल रही है उसके संबंध में नागरिक चार्टर है, जहाँ पर अगर हमको कोई प्रॉब्लम है तो हम शिकायत भी जो कि कर सकते हैं। तो बहुत से जो कि जनता होती है इसके संबंध में जो कि अभाव देखने को हमको यानी जागरूकता के संबंध में अभाव देखने को मिलता है। फिर देखो बोला जाए कि यहाँ पर शिकायत निवारण से संबंधित भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे बोला जाए कि आपका जवाबदेही में
कमी। बोला जाए कि यहाँ पे देखो अधिकांश संगठनों ने चार्टर के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए कोई रिपोर्टिंग और आवधिक समीक्षा तंत्र को विकसित नहीं किया गया। यानी जो भी आपका चार्टर आया है, तो जैसे मैंने अगर कोई संगठन है, कोई अपना सिटीजन चार्टर लेकर आया, तो वो इस तरह का रिव्यू नहीं करता कि एक साल में इस चार्टर का क्या प्रभाव हुआ, इससे जो सर्विस हम लोग देते उसमें क्या सर्विस देने में दक्षता बढ़ी है, घटी है। इस तरह का कोई आकलन या रिपोर्ट वगैरह नहीं, डेटा वगैरह नहीं तैयार किया जाता है। इसलिए बोला जाए कि इसके जवाबदेही में कमी हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही देखो यहाँ बोला जाए कि यहाँ पे मानव संसाधन से संबंधित भी मुद्दे हैं। जैसे बोला जाए कि जो कर्मचारी हैं, जो आपका ये सर्विस वगैरह देते रहते हैं, जो नीचे लोअर स्तर पर कर्मचारी हैं जो जनता तक सर्विस पहुँचाते हैं, उनके प्रशिक्षण की कमी है। उनको जो कि प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, इस वजह से जो सिटीजन चार्टर को ठीक तरह से जो कि इम्प्लीमेंट वगैरह नहीं कर पाते हैं। साथ ही देखो यहाँ बोला जाए कि एक मुद्दा और कि कर्मचारियों का स्थानांतरण, यानी कि देखो जब भी कभी इस तरह सिटीजन चार्टर का निर्माण होता है या फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के महत्वपूर्ण चरण में होते हैं, तो ऐसे कभी कभी क्या होता है, अधिकारियों का जो स्थानांतर ट्रांसफर हो जाता है, फेरबदल हो जाता है। इससे क्या होता है, जो आपका जो रणनीति बनती है कि किस तरह का सिटीजन चार्टर बनना चाहिए, उस पर देखो कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है और उसमें कुछ ना कुछ जो कि फेरबदल कर दिया जाता है। तो इससे ये जो कि आपका एक अच्छा सिटीजन चार्टर नहीं बन पाता है। तो ये कुछ इसकी यहाँ पे कमियाँ दिखाई दे रही, कमजोरी जो चुनौतियों के रूप में हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब देखो वे फॉरवर्ड की बात यहाँ पे कर रहे हैं आपसे। यहाँ पे देखो कुछ वे फॉरवर्ड की बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है आगे की राह में कि जो मानक है उसको स्पष्ट होना चाहिए और वो सटीक होना चाहिए। और साथ ही देखो जो इसका लैंग्वेज है वो भी सरल होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि जटिल लैंग्वेज होता है, इस वजह से समस्या आती है। और जो सहभागी एक संरचना होना चाहिए, यानी करें मतलब जो आपका सिटीजन चार्टर जब भी बने, जिसके लिए सेवाएं दी जा रही है, जो NGO इससे संबंध में वगैरह हैं और जो संगठन वगैरह है, उनको भी जो कि इसमें शामिल करना चाहिए। और साथ ही देखो यहाँ बोला जाए कि आपका सेवोत्तम यानी सेवा वितरण का उत्कृष्ट मॉडल जो कि अपनाना चाहिए, तभी जो कि कोई से आपका सिटीजन चार्टर जो कि सफल रूप से काम कर सकेगा। फिर साथ ही देखो बोला है कि क्षमता निर्माण भी करना चाहिए, यानी जो इसके संबंध जो आपके कर्मचारी वगैरह है उनको ट्रेनिंग वगैरह देना चाहिए, किस तरह से जो कि इस तरह की योजनाओं को या फिर स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, समयबद्ध रूप से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके शिकायत के संबंध में कैसे जो कि प्रावधान किया जा सकता है, किस तरह से एक्शन लिया जा सकता है, यानी ट्रेनिंग वगैरह जो आपका प्रशिक्षण कर्मचारी का वो करना चाहिए। और साथ ही देखो इसको बोला कि समय समय पर इसका जो कि रिव्यू वगैरह होना चाहिए सिटीजन चार्टर का, और उसको उस रिव्यू के आधार पर, उस डेटा के आधार पर उसको अपडेट भी करना चाहिए। तो ये कुछ मुख्य बातें जिससे आप देखोगे जो आपका सिटीजन चार्टर है, इसमें देखो टेक्नोलॉजी वगैरह का भी प्रयोग करके जो कि इसको अच्छे से जो कि इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड ARC का भी कुछ अनुशंसाएं हैं आपका सिटीजन चार्टर को लेके। तो देखो यहाँ पे सेकेंड ARC की जो क्या क्या अनुशंसा है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि एक ही सिटीजन चार्टर के सभी संगठनों के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी सभी के लिए जो कि देखो अलग अलग अगर संगठन है तो उनके लिए अलग, जो भी वो सेवा दे रहे हैं तो उसके संबंध में अलग जो कि सिटीजन चार्टर होना चाहिए। फिर देखो बोला है कि व्यापक परामर्श होना चाहिए, यानी जो इसमें शामिल है उनको जो मतलब एक तरह से सहभागी प्रक्रिया जो है उसको इंश्योर किया जाना चाहिए। फिर देखो यहाँ बोला है कि दृढ़ प्रतिबद्धताएं निर्धारित की जानी चाहिए, यानी जो आपका सिटीजन चार्टर है उसको इम्प्लीमेंट करने में एक दृढ़ इच्छा भी हमको देखने को मिलना चाहिए, इसको भी इंश्योर करना चाहिए। साथ ही देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि आपका चार्टर में दी गई प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया और संरचना में सुधार करना चाहिए। चूक के मामले में निवारण तंत्र होना चाहिए। अगर मान लो कोई गलती हो गई, चूक हो गई, किसी को जो कि मिला नहीं, मतलब शिकायत वगैरह करना है, तो इसके संबंध में एक निवारण तंत्र भी होना चाहिए जो समस्याओं का समाधान कर सके। को बोला क्या यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वाई एजेंसी के माध्यम से नागरिक चार्टरों का आवधिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यानी कि समय समय पर जो कि इनका ऑडिट किया जाना चाहिए। कोई एक बाहरी जो ऑर्गेनाइजेशन हो, NGO हो, जो विभिन्न जो नागरिक चार्टर है उनका जो कोई ऑडिट करे, मूल्यांकन करे कि ये ठीक से काम कर रहे कि नहीं, ये ठीक से इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। तो इन सबका ऑडिट भी होना चाहिए और जो भी खामियां उसको दूर करना चाहिए तदुपरांत। फिर देखो बोला जाए कि परिणामों के लिए अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। अगर देखो किसी सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं निकल रहे हैं, तो इसको जो बनाने वाले या फिर जो इसको लागू करने वाले अधिकारी है उनको जो कि उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। इस तरह का जो कि सेकेंड ARC का कुछ अनुशंसाएं की गई है। थोड़ा सा वही बात यहाँ पे देखो थोड़ा सा फ्लो चार्ट के रूप में बताई जा रही है कि सभी जो सेवाएं हैं उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और इसके कौन और जो कि लाभार्थी हैं, ओरिजिनल लाभार्थी कौन है जिसको वास्तव में जो कि इस सेवा की ज़रूरत है उसकी पहचान करनी चाहिए। फिर देखो बोला है कि प्रत्येक सेवा के लिए मानक और मानदंड निर्धारित करना चाहिए और जो निर्धारित मानक है या मानदंड है उसकी निगरानी भी करना चाहिए कि वो ठीक से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर देखो नेक्स्ट बोला है कि मानकों को प्राप्त करने के
के उद्देश्य से काम करना चाहिए। जो हमारे इसमें जो आपका सिटीजन चार्टर का जो मानक है उसी के अनुरूप जो कि काम करना चाहिए। निर्धारित मानकों को पूरा करने की क्षमता का भी विकास करना चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब जो आपके अधिकारी है, कर्मचारी हैं, उनमें भी देखो ट्रेनिंग वगैरह देना चाहिए कि किस तरह से जो कि इस तरह के मानकों को वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर बोला जाए कि एक स्वतंत्र पद्धति के जरिए प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए, यानी यहाँ पे वही जो बात हो रहा था एनजीओ वगैरह जो कि लाकर जो कि इसका बराबर ऑडिट वगैरह करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए कि निगरानी और परिणामों के मूल्यांकन के आधार पर जो कि निरंतर इसमें सुधार किया जाए, यानी हमने जो ऑडिट का अगर कोई कुछ कमियाँ इसमें लग रही है तो उसको में सुधार निरंतर करना चाहिए। यही आपका सेकेंड ईआरसी का रिकमेंडेशन था आपका नागरिक चार्टर को संबंध में। काफ़ी अच्छा यहाँ पे विजन ने इसको कवर किया है। यहीं पे आपका पॉलिटी वाला जो कि टॉपिक था वो पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आईआर का था, इसको हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।